किल्लत हो गई थी, सब्जियों की किल्लत हो गई थी, तो असर जो है वो अवश्य होता है। उस असर से बचने का ही जो प्रयास है वो करना है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें आपके लिए हर रोज हम लेकर आते हैं। हर उस मुद्दे पर एक अहम चर्चा भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। चलिए, ये तो तमाम मुद्दे जो हैं आपके साथ, आज हम बात दुबई की भी करेंगे। दुबई के बारे में आपको बताएंगे कि भाई दुबई में क्या हुआ है और दुबई में कौन सी एक पार्टी है, एक हाई प्रोफाइल पार्टी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज फटाफट अंदाज की खबरें जो है अंत में हेडलाइंस आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले चर्चा दुबई की। दुबई में एक हाई प्रोफाइल पार्टी में शामिल होने के बाद एक यूक्रेनी मॉडल की हालत गंभीर हो गई। उसे सड़क किनारे टूटी हुई रीढ़ की हड्डी, हाथ और पैर के साथ पड़ा पाया गया। 20 साल की इस मॉडल की हालत इतनी खराब थी कि वो बोल भी नहीं पा रही थी। बताया जा रहा है कि वो अरब शेखों के एक रहस्यमयी पोर्टा पार्टी में यानी पार्टी में शामिल हुई थी, जहां अमीर लोगों की घिनौनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल किया जाता है। ये मामला तब सामने आया जब मॉडल 8 दिनों तक लापता रही। उसने अपने दोस्तों को बताया कि उसे दुबई के एक होटल में पार्टी के लिए आमंत्रित किया गया है। इसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। मॉडल के परिवार वालों और दोस्तों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जब वो सड़क किनारे गंभीर हालत में मिली तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उसकी मां ने बताया कि मॉडल के पास ना तो उसके दस्तावेज थे, ना फोन और ना ही कोई और सामान। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मॉडल को एक सीक्रेट पार्टी में ले जाया गया, जहां वो शेखों और प्रभावशाली लोगों के बीच फंस गई। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि उसे कई दिनों तक शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी गई, फिर उसे मारने के लिए सड़क पर फेंक दिया गया। दुबई में होने वाली पोर्टा पार्टियों के बारे में कहा जाता है कि इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और मॉडल्स को मोटी रकम देकर बुलाया जाता है, फिर उनसे अमानवीय काम करवाए जाते हैं। इस दर्दनाक घटना के बाद मॉडल की 4 बड़ी सर्जरियां कराई गईं, लेकिन अब भी उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि उसके ठीक होने में लंबा समय लग सकता है। इसी बीच रूस की एक वकील काटिया गार्डन ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाया और मॉडल्स को चेतावनी दी कि वो इस तरह के आयोजनों से दूर रहें। उन्होंने कहा कि दुबई में ऐसी पार्टियों का चलन बढ़ता जा रहा है, जहां महिलाओं को यातनाएं दी जाती हैं और उनकी जिंदगी खतरे में डाल दी जाती है। इस घटना के बाद कई संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मॉडल्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को ऐसे खतरनाक ऑफर्स से बचने की सलाह दी है। ये पहली बार नहीं है जब पोर्टा पार्टी जो है पार्टीज का जो है मामला सामने आया है। इससे पहले भी कई महिलाओं के लापता होने और प्रताड़ित किए जाने की घटनाएं रिपोर्ट में आई हैं। वकील गॉर्डन ने कहा कि लड़कियां महिलाओं से अपील है, सिर्फ पैसों के लिए ऐसी पार्टियों में मत जाओ, ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद तक कर सकता है। मॉडल के परिवार वाले और दोस्त उसकी जल्द से जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। हालांकि ये मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है और दुबई में होने वाली इस गुप्त पार्टियों की सच्चाई को उजागर करने की मांग जो है अब वो तेज हो रही है। तो चलिए, ये खबर हमने आपको बताई, जहां दुबई में हाई प्रोफाइल पार्टियों का डरावना सच और यूक्रेनी मॉडल पर अत्याचार और अब जांच की मांग। अगले मुद्दे पर जाएंगे, बांग्लादेश की यहां पर हम बात करेंगे। अब बात बांग्लादेश की, जिसे एक ऐतिहासिक छात्र क्रांति बताया जा रहा था, वो अब विदेशी पैसों पर खड़ा एक सुनियोजित षड्यंत्र साबित हो रहा है। बांग्लादेश के कथित छात्र नेताओं के पास करोड़ों रुपए की क्रिप्टो संपत्तियों का खुलासा हुआ है, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग और अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बू आ रही है। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश की सत्ता को गिराने के लिए विदेशी ताकतों ने इन लोगों को मोहरा बनाया था? सबसे बड़ा खुलासा हुआ है एडीएसएम लीडर सर्जिस आलम के बारे में, जिसने $7.65 मिलियन यानी 65 करोड़ रुपए पेठर में निवेश किए हैं। क्या साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति रातों रात इतना अमीर बन सकता है? दूसरी ओर आईटी एडवाइजर नाहिद इस्लाम ने 204.64 बिटकॉइन यानी कि 147 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिसका स्रोत संदिग्ध है कि पता नहीं कहां से। छात्र नेता खान तलत महमूद रफी ने भी $1 मिलियन यानी 8 करोड़ 60 लाख रुपए की क्रिप्टो संपत्ति बना ली है। और तो और आंदोलन से जुड़े पत्रकार शफीकुल आलम के पास 93.06 बिटकॉइन यानी 86 करोड़ रुपए मिले हैं। बिटकॉइंस में खेल रहे हैं। क्या यह महज संयोग है या फिर मीडिया को भी इस साजिश का हिस्सा बनाया गया है? अब यह साफ हो चुका है कि यह आंदोलन छात्रों के अधिकारों के लिए नहीं, बल्कि बांग्लादेश में सत्ता पलटने के लिए विदेशी पैसों से चलाया गया था। अगस्त में सरकार गिराने के बाद इन कथित नेताओं ने खुद को क्रांतिकारी बताकर एक राजनीतिक दल बना लिया।
लेकिन अब तक चुनाव नहीं हुए। ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई थी या सत्ता हड़पने का खेल चल रहा था? बड़ा सवाल है। वहीं इस साजिश के पीछे कौन है? किस देश ने बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में दखल दिया? और क्या ये क्रांति सिर्फ एक विदेशी मिशन था? देखिए, बांग्लादेशी छात्र आंदोलन या विदेशी साजिश, ये हमारा प्रश्न था। और अब अगले मुद्दे पर बढ़ेंगे, बात जिसमें हम पाकिस्तान की करेंगे। बांग्लादेश के बाद अब चलते हैं पाकिस्तान की। और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है। महंगाई से जनता कर्राह रही है, लेकिन हुक्मरान अपनी तिजोरी भरने में जुटे हुए हैं, ये चोर जो ठहरे। हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और सलाहकारों की सैलरी में कितने 50-30, आपकी जब सैलरी बढ़ती है तो आप 10% के लिए रोते हैं। इनकी सैलरी बढ़ी है 188% की। ये भारी बढ़ोतरी कर दी गई है। अब जिससे उनकी तनख्वाह सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। 5,19,000 पाकिस्तानी रुपए प्रति माह हो जाएंगे। सोचिए, प्रति माह अगर 5 लाख रुपए जो है किसी को मिलने लग जाए नेता को, तो क्या हो। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब देश की जनता आटे दाल के लिए तरस रही है और देश IMF से मिले कर्ज के सहारे सांसें गिन रहा है। पाकिस्तान की जनता इस वक्त सबसे बड़े मुश्किल दौर से गुजर रही है। महंगाई चरम पर है। बिजली पानी तक के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकारी अफसरों और मंत्रियों की मौज मस्ती में कोई कमी नहीं हो रही। जब IMF ने $7 अरब के कर्ज पैकेज की दूसरी किश्त के रूप में $1 अरब दिए तो लगा कि शायद इससे जनता को थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन सरकार ने पहले खुद की जेबें भरनी जरूरी समझी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या IMF से लिया गया कर्ज सिर्फ हुक्मरानों के आराम और ठाट बाट के लिए था? ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान सरकार ने खुद के लिए सुविधाएं बढ़ाने का काम किया हो। 2 महीने पहले ही नेशनल असेंबली की वित्त समिति ने सांसदों और सेनेटर्स के वेतन को संघीय सचिवों के वेतन के बराबर करने की मंजूरी दी थी। इससे साफ है कि जनता की परेशानियों से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एक तरफ लोग 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हों और दूसरी तरफ सरकारी अधिकारी और मंत्री जनता के पैसों पर ऐश कर रहे हों, तो देश की बर्बादी तो तय है। महंगाई दर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। बिजली, पानी, गैस और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। आटा, दाल, चीनी जैसी बुनियादी चीजें भी आम जनता की पहुंच से बाहर हैं। IMF के कड़े शर्तों के चलते टैक्स और महंगाई और बढ़ने लगी है, लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तानी सरकार के पास मंत्रियों की तिजोरी भरने के लिए पैसे हैं। जनता रोती बिलखती रहे, इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फैसला पाकिस्तान की आर्थिक नीतियों पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या पाकिस्तान अपनी बर्बादी की खुद स्क्रिप्ट लिख रहा है? क्या IMF अब इस बेतुके फैसले पर कोई कार्रवाई करेगा? क्या सरकार की प्राथमिकता आम आदमी की मदद करना है भी या नहीं? चलिए, पाकिस्तान की एक खबर बताई, अब पाकिस्तान की एक और खबर की ओर बढ़ेंगे। बात बलोचों की करेंगे। पाकिस्तान की सेना की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। सेना का आतंक अब खुद उस पर भारी पड़ रहा है। कभी आतंकवादियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान अब खुद आतंक की आग में जल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना के कैप्टन को आतंकियों ने मार गिराया, जबकि बलोचिस्तान में सेना का दमन और अत्याचार अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तानी सेना ने क्वेता में बच्चों समेत 5 निर्दोष बलूच नागरिकों की हत्या करी। हमेशा से मार रहे हैं बलोच भाइयों को। ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि बलोचों के खिलाफ पाकिस्तान का यह जघन्य अत्याचार दशकों से जारी है। सेना ने प्रदर्शन कर रहे बलूच नागरिकों पर हमला कर दिया और मृतकों के शव भी उठा ले गई ताकि उनके अपराध का कोई सबूत ना बचे। बलोचिस्तान में लगातार बढ़ रहे सैन्य हमलों के बाद इंटरनेट बंद कर दिया गया है। सेना के इस कदम से साफ है कि वो अपने जुल्मों को छिपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दुनिया अब खामोश नहीं रहेगी। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर बड़े हमले किए हैं। नुस्की में सेना के काफिले पर भीषण हमला किया गया, जिसमें 90 से अधिक सैनिक मारे गए। BLA ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला कर 200 यात्रियों को कब्जे में लेने का दावा किया था। इस हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। पेशावर की एक मस्जिद में जुमे की नमाज के समय बड़ा धमाका होता है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक घायल बताए गए। पाकिस्तान अब खुद ही आतंक की चपेट में आ चुका है। पाकिस्तानी सेना की कायरता और बर्बरता अब उसके गले की फांस बन चुकी है। बलोचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक हर ओर विद्रोह ही विद्रोह है। विद्रोह की आग लगी हुई है। सेना आतंक के खिलाफ नहीं, बल्कि खुद आतंक फैला रही है। यही वजह है कि बलोचिस्तान, सिंध और पश्तून इलाकों में अलगाव की मांग अब तेज हो गई। हम तो कहते हैं पाकिस्तान जल्द से जल्द टुकड़े टुकड़े हो जाए तो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, वहां की आवाम के लिए बेहतर है और भारत के लिए तो बेहतर होगा ही होगा।
पाकिस्तान में अवैध रूप से रह रहे अफगान नागरिकों को जबरन देश छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। सरकार की 31 मार्च की डेडलाइन नजदीक आते ही हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। 20 मार्च तक 8.74 लाख से अधिक अफगानों को पाकिस्तान से बाहर कर दिया गया और जो बाकी बचे हैं वे हताशा और असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों का दावा था कि निष्कासन की प्रक्रिया मानवीय होगी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। शरणार्थियों को भूखा प्यासा बिना बुनियादी सुविधाओं के खुले आसमान के नीचे अफगानिस्तान लौटने पर मजबूर किया जा रहा है। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की हालत दयनीय है, लेकिन पाकिस्तान सरकार पर कोई असर नहीं दिख रहा। ह्यूमन राइट्स वॉच की डायरेक्टर एलन पियर्सन ने कड़ी निंदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान को तत्काल इस जबरन निर्वासन को रोकना चाहिए। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से ही हालात भयानक बने हुए हैं। बेरोजगारी चरम पर है, स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हैं और लाखों लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान का यह कदम सीधे सीधे मानवाधिकारों का उल्लंघन है। पाकिस्तानी सरकार ने 31 जनवरी को आदेश जारी कर अवैध रूप से रह रहे अफगानों को 31 मार्च तक देश छोड़ने या निर्वासन करने की बात कह डाली थी। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप हेडलाइंस में हमेशा बने रहते हैं और आज किस मामले को लेकर हैं वो जान लीजिए। अमेरिका में प्रवासियों पर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का कड़ा रुख जारी है। शुक्रवार को ट्रंप प्रशासन ने इलॉन पर जो किया है, उनके क्यूबा, हैती, निकारागुआ और वेनेजुएला के 5,30,000 अप्रवासियों का कानूनी संरक्षण रद्द किया जाएगा। इस फैसले से हजारों लोगों को महज 30 दिनों के भीतर अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। 2022 में पूर्व राष्ट्रपति देखिए जो बाइडेन ने इन देशों के लोगों को अस्थायी पैरोल एंट्री प्रोग्राम के तहत अमेरिका में रहने की अनुमति दी थी। यानी बाइडेन ने जो किया उसका सफाया करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। अब इसके तहत वित्तीय स्पॉन्सर के साथ आए अप्रवासियों को 2 साल का वर्क और रेजिडेंसी परमिट दिया गया था, लेकिन अब ट्रंप प्रशासन ने इस नीति को खत्म करने का फैसला किया है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि मानवीय पैरोल सिस्टम का गलत इस्तेमाल हुआ है और ये कानूनी सीमाओं को पार कर चुका है। प्रशासन ने दावा किया कि बाइडेन सरकार की नीतियों के कारण लाखों अवैध अप्रवासी अमेरिका में प्रवेश कर चुके हैं। ट्रंप ने 20 जनवरी को इस नीति के खिलाफ कार्यकारी आदेश जारी किया था और अब होमलैंड सुरक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि पैरोल पर आए लोगों को अपने वीजा की समाप्ति से पहले अमेरिका छोड़ देना चाहिए। इस फैसले से लाखों प्रवासियों पर निर्वासन की तलवार लटक गई है। अब यह स्पष्ट नहीं है कि इनमें से कितने लोगों ने अमेरिका में स्थायी रहने के लिए कोई अन्य कानूनी रास्ता खोजा है। हालांकि संघीय रजिस्टर में 24 अप्रैल को नोटिस प्रकाशित होते ही ये लोग अपने लीगल स्टेटस को खो देंगे। ट्रंप प्रशासन पहले भी अवैध प्रवासियों पर सख्त कार्रवाई के लिए जाना जाता रहा है। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से ट्रंप ने बड़ी संख्या में प्रवासियों को निर्वासित किया है और अमेरिका की आव्रजन नीति को और कठोर बनाने की योजना पर वो काम भी कर रहे हैं। चलिए, ये मुद्दा भी अहम था जिसको विस्तार से आपको हमने समझाया। अब अगले मुद्दे की तरफ रुख करेंगे। अगले मुद्दे के बारे में भी आपको बताएंगे। बात सूडान की होगी। अब बात सूडान की। भाई आपने नाम कम ही सुना होगा, लेकिन यहां पर घटित बहुत कुछ हो रहा है। सूडान की सेना ने शुक्रवार को राजधानी खार्तूम में राष्ट्रपति भवन पर फिर से कब्जा करने का ऐलान कर दिया। कितना कुछ हो रहा है सूडान में। यह गृह युद्ध अब तीसरे साल में प्रवेश कर चुका है और ऐसा माना जा रहा है कि यह युद्ध अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। सूडान के सूचना मंत्री खालिद अली अल ऐसर ने इस जीत की पुष्टि करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि आज झंडा फहराया गया, महल वापस आ गया और जीत पूरी होने तक यह यात्रा जारी रहेगी। यह सेना के लिए बड़ी प्रतीकात्मक जीत मानी जा रही है, क्योंकि अप्रैल 2023 में युद्ध के शुरुआती दिनों में खार्तूम का बड़ा हिस्सा अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स के हाथों में चला गया था। सूडान की सेना अब आरएसएफ के लड़ाकों की तलाश में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रही है। इसका थोड़ा बैकग्राउंड में आपको दे दूं तो सेना वर्सेस पैरामिलिट्री चल रहा है सूडान में। महल पर फिर से कब्जे के बाद सेना ने आरएसएफ के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए। सेना और उसके सहयोगी मिलिशिया ने शहर के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों पर नियंत्रण मजबूत कर लिया है और आरएसएफ के ठिकानों को निशाना बना रही है। सूडान की सेना अब आरएसएफ के लड़ाकों की तलाश में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रही है। महल पर फिर से कब्जे के बाद सेना ने आरएसएफ के ठिकानों पर हमले तेज कर डाले हैं। सेना और उसके सहयोगी मिलिशिया ने शहर के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों पर नियंत्रण मजबूत कर लिया है और आरएसएफ के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है।
गुरुवार सुबह सेना ने महल के दक्षिण में आरएसएफ के काफिले पर घात लगाकर हमला किया, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि आरएसएफ सैनिक वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद शुक्रवार को सेना के साथ लड़ने वाले सुडानी मिलिशिया सैनिकों ने जीत का जश्न मनाया। हालांकि आरएसएफ के नेता जनरल मोहम्मद हमदान डगालो ने कुछ दिन पहले ही अपनी जमीन पर डटे रहने की कसम खा डाली थी। पिछले हफ्ते उन्होंने बयान दिया था कि ये मत सोचिए कि हम महल से पीछे हट जाएंगे, लेकिन अब हालात सेना के पक्ष में नजर आ रहे हैं। अप्रैल 2023 में सूडान में गृह युद्ध शुरू हुआ था, जब सेना प्रमुख जनरल अब्देल फतह बुरहान और आरएसएफ प्रमुख डगालो के बीच सत्ता संघर्ष तेज हो गया था, यानी मिलिट्री वर्सेस पैरामिलिट्री। 2021 में दोनों ने मिलकर सैन्य तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा जमा लिया था, काबिज हो गए थे, लेकिन वे इस बात पर सहमत नहीं हो पाए कि अपनी सेनाओं को कैसे एकजुट किया जाए। इसके बाद संघर्ष बढ़ता चला गया और अब तक हजारों लोगों की मौत हो भी चुकी है। महल पर दोबारा कब्जे के बाद सूडान की सेना ने आरएसएफ के खिलाफ निर्णायक युद्ध यानी लड़ाई छेड़ दी है और अब यह देखना होगा कि क्या यह गृह युद्ध सेना की जीत के साथ समाप्त होगा या आरएसएफ पलटवार करता रहेगा। क्या सूडान में शांति लौट पाएगी या युद्ध और भयानक होता जाएगा। चलिए, यह खबर भी हमने आपको बताई, विस्तार से समझाई, जिसमें मामला यह था कि सूडान में क्या हो रहा है। अब अगले मुद्दे की ओर बढ़ेंगे और अगले मुद्दे पर जो खबर है वो चीन से है। चीन की खबर के बारे में आपके साथ हम चर्चा करेंगे, नॉर्मल बीडी लगाएंगे और आपको बताएंगे हाल ही में चीन की निजी एरोस्पेस कंपनी गैलेक्टिक एनर्जी ने महज 5 दिनों के भीतर 2 रॉकेट लॉन्च कर 6 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित कर दिया है। इस मिशन के तहत कुल 535 किलोमीटर की सूर्य समकालिक कक्षा में युनियाओ मौसम निगरानी उपग्रह भेजे गए, जो तापमान, आर्द्रता और वायुमंडलीय दबाव का डेटा एकत्र करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या चीन की यह तेजी से बढ़ता हुआ अंतरिक्ष का कार्यक्रम महज वैज्ञानिक और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए है कि भाई साइंटिफिक और फाइनेंशियल उद्देश्य है क्या, या फिर इसके पीछे कोई और रणनीति छिपी हुई है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत, जो कि आप जानते हैं इसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, उसके तहत युनियाओ नक्षत्र के उपग्रहों से वैश्विक मौसम निगरानी प्रणाली विकसित की जा रही है। यह सिस्टम उन देशों को सटीक मौसम पूर्वानुमान देने के लिए बनाया जा रहा है जो इस पहल में शामिल हैं। लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि चीन के इस प्रयास के पीछे रणनीतिक और सैन्य उद्देश्य यानी मिलिट्री उद्देश्य की संभावना भी हो सकती है। आपको बता दें कि मौसम उपग्रहों के जरिए न केवल पर्यावरणीय डेटा बल्कि संवेदनशील भौगोलिक और संचार संबंधित जानकारी भी एकत्र की जा सकती है। खास तौर पर जब ये उपग्रह वैश्विक स्तर पर फैले होंगे तो ये डेटा चीन को अन्य देशों की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने में मदद कर सकता है। चीन ने पहले भी अपने नागरिक कार्यक्रमों को सैन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया है। बताते हैं कि भाई ये साइंटिफिक पर्पस के लिए होता, मिलिट्री पर्पस के लिए है। उदाहरण के लिए उसका बेडू नेविगेशन सिस्टम, जो शुरुआत में नागरिक उपयोग के लिए था, अब चीनी सेना के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बन चुका है। ये निकालते सब अपने फायदे की चीज है, मिलिट्री के फायदे की चीज में है, क्योंकि एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, कब्जा करने की नीति है चीन की। अब ऐसे में युनियाओ उपग्रहों की मदद से चीन अपनी सैन्य निगरानी क्षमताओं को बढ़ा सकता है। चीन जिस प्रकार से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI से जुड़े देशों को इन उपग्रहों का लाभ देने की बात कर रहा है, वो उसे वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख शक्ति बनाने में मदद कर सकता है। ये पहल चीन को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने का अवसर दे सकती है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश पहले ही चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम को संदेह की नजर से देख रहे हैं। खास तौर पर अमेरिका और भारत जैसे देश चीन की इस तेजी से बढ़ती स्पेस यानी अंतरिक्ष की गतिविधियों को लेकर बेहद सतर्क है और सतर्क रहना भी चाहिए। चीन का भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते।